गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मस्तर दशहरा को सेलिब्रेट करने के बाद आज ही हम रायपुर पहुंचे। रायपुर से इवनिंग की हमारी फ्लाइट थी और बहुत ही स्पेशल इवेंट को कवर करने के लिए हम आए हुए हैं बेंगलोर। अभी जस्ट हमारा अराइवल हुआ है और उसके बारे में मैं डिटेल से जानकारी लाऊंगा आपके पास। हम चेक इन करते हैं अभी अपने होटल में और उसके बाद आपसे फिर से जुड़ता हूँ मैं। देखते रहिए AS एक्सप्रेस। हम बेंगलोर पहुंच चुके हैं और अपने होटल पे हमने अभी चेक इन किया हुआ है। होटल का नाम है व्हाइट कैसल, जिसका टैरिफ लगभग 4500 के आसपास पड़ा हमें। ये बहुत ही अच्छा होटल है। यहाँ पे हमने 3 पर्सन ऑक्यूपेंसी के लिए एक रूम बुक किया था, लेकिन बेड्स एक्स्ट्रा बेड अवेलेबल नहीं होने की वजह से इन्होंने हमें ये 2 BHK फ्लैट सॉर्ट ऑफ हमें इन्होंने प्रोवाइड करा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और आज 7 अक्टूबर को हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कल का दिन हम यहाँ पे लोकल फूड और साइट सीइंग को एक्सप्लोर करेंगे और परसों हम इसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन कल का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और सबसे पहले हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमारा प्राण प्रतिष्ठा का एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा होने वाला है। वो सारी चीज़ों को हम डिटेल में लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही बात करेंगे क्या होती है कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, किस किस टाइप की होती है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों को लेके, लेकिन मेरी जो थोड़ी बहुत रिसर्च है और जो मेरे आसपास ज्ञानी हैं उनसे मैं उनका रेफरेंस लेके और उनसे उनकी ज्ञान को थोड़े से बटोर के आप तक लाने की कोशिश करूंगा। सो अगर आपको मुझसे ज़्यादा आइडिया है इसके बारे में तो ज़रूर मुझे कमेंट में आके बताएं। अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे रेक्टिफाई करें और मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट ऑथेंटिक डेटा और रिसर्च के साथ में अपनी जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं आप तक लेकर आऊँ। सो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं कैफ़े कैसल, जो कि होटल का कैफ़े और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और ये हमारे रूम टैरिफ के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट था। इसके साथ ही हम निकल पड़े हैं कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। चेक इन का टाइम 10 बजे स्टार्ट होने वाला था, हम जल्दी ही निकल गए थे और इवेंट स्टार्ट होगा शाम को 6 बजे से। फ्रेंड्स, बेंगलोर का ईशा योगा सेंटर बेंगलोर के आउटस्कर्ट चिकाबल्लापुरा में स्थित है और मैंने बिल्कुल भी ये सोचा नहीं था कि यहाँ का व्यू इतना ज़बरदस्त, इतना सीनिक होगा। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा नज़ारा है यहाँ जाते हुए। ऑल्दो यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का भी और ईशा योगा सेंटर का भी। फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में और ये बहुत ही सुंदर जगह है यार। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये पार्किंग है यहाँ की। कोकोनट ट्रीज हैं ऑल अराउंड हियर। अभी हम लोगों ने चेक इन किया हुआ है, चेक इन टैग हमें मिला हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ L1 चेक इन टैग और यहाँ से एंट्री हो रही है। कोई भी आर्टिफिशियल डेकोरेशन यहाँ पे नहीं करी गई है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम देख रहे हैं कि गेट से लेकर सब कुछ यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल, इको फ्रेंडली चीज़ों से बना हुआ है और सामने ही हमें आदि योगी की स्टैच्यू नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, ईशा फाउंडेशन की स्थापना NGO के रूप में सन 1992 यानी 1992 में कोयम्बटूर के पास तमिलनाडु में की गई थी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटायरली वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और सारी लगभग वॉलंटियर्स के द्वारा ही चलाई जाती है और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। ईशा का मतलब होता है फॉर्मलेस डिवाइन। फ्रेंड्स, ईशा फाउंडेशन की आइकॉनिक स्टैच्यू जो कि कोयम्बटूर में है आदि योगी की, वो यहाँ बेंगलोर पे भी बन रही है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी, इसका आप पीछे देख सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट फेस स्टैच्यू ऑफ द अर्थ। 112 फीट की ये स्टैच्यू है और बहुत ही अल्टीमेट है।
फ्रेंड्स, घर के लिए कुछ कॉन्सिक्रेटेड ऑफरिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल थी, जैसे आदि योगी की मूर्ति जो कि ऑलरेडी प्राण प्रतिष्ठित है, वो यहाँ से आप परचेस कर सकते थे। ऑनलाइन भी शायद ये अवेलेबल है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉन्सिक्रेटेड हैं, लाइक लिंग भैरवी जी की मूर्ति हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप इनको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ऐसे स्टैच्यूज़, इनकी रेप्लिका, इनकी कॉपीज़ तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, लेकिन इनको कॉन्सिक्रेशन अगर किया जाए तो इनकी वैल्यू कुछ और ही होती है। फ्रेंड्स, ईशा फाउंडेशन की ईशा विद्या के 7 स्कूल्स पूरे तमिलनाडु में हैं, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को शिक्षा प्रदान करती। इनके क्वालिटी इंग्लिश बेस्ड कंप्यूटर एडेड एजुकेशन से गांव के लगभग 3000 स्टूडेंट्स लाभान्वित होते हैं। सो दिस इज द ह्यूज किचन where all the preparation is being done for these volunteers and these guests। बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड्स, और ज़रा सी भी अफरा तफरी नहीं हो रही है। बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही आराम से सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। आपको कोई भी कूड़ा बाहर पड़ा हुआ नहीं नज़र आएगा, कोई भी प्लेट्स ऐसे फेंके हुए नज़र नहीं आएंगे। सपोज़ एक आध कोई प्लेट नज़र आ भी गया तो बिना किसी के कहे हुए कोई भी एक वॉलंटियर आके उसे प्रॉपर प्लेस पे फेंक देता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही एक बिलोंगिंगनेस वाली चीज़ है, वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अभी हम भी यहाँ पे अपना भोजन प्रसाद पाने के लिए आ गए हैं। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ होने के बाद भी कोई अफरा तफरी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी मिसमैनेजमेंट नज़र नहीं आ रहा है। सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत टेस्टी है। एकदम गर्मा गर्म है, बहुत डिलीशियस। यहाँ पे फूड की प्रिपरेशन बिल्कुल प्योर घी, देसी घी से करी गई है, और जिसका टेस्ट बिल्कुल भी आपको खाते ही समझ में आ जाता है। बहुत ही डिलीशियस। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में हम यहाँ पहुँचे तो हमें लगा कि ठीक है 2-4 हज़ार 5,000 तक की भीड़ होगी, लेकिन देखते देखते ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, और आफ्टरनून के बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। लगभग 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। मैंने अभी तक ऑफिशियली यहाँ का फुटफॉल नहीं लिया हुआ है। और सारा दिन हमने यहाँ ग्राउंड पे ही स्पेंड कर दिया। मौसम काफ़ी सुहावना था। आप पीछे देख सकते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो ऑलरेडी माउंटेन्स को छू रहे हैं, और बहुत ही अच्छा ऑरा है यहाँ। फ्रेंड्स, 3 से 4 बजे का जो टाइम था, 1 घंटा हमें इंस्ट्रक्ट किया गया था कि नागेंद्र राय, जो मॉर्निंग से हम पीछे बैकग्राउंड में मंत्र सुन रहे हैं, इसका 1 घंटे हमें बैठ के जाप करना था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, और यहाँ का ऑरा काफ़ी अलग है। फ्रेंड्स, ये सद्गुरु की कस्टमाइज्ड बाइक है जिसको उन्होंने बहुत राइड करा हुआ है। आपने शायद सद्गुरु को पहले राइड करते हुए भी कुछ वीडियोस में देखा होगा। ये गिफ्टेड बाइक है उनकी, जो कि अभी ऑक्शन के लिए अवेलेबल है। अगर आप इस बाइक को ओन करना चाहते हैं, जिसको सद्गुरु ने खुद चलाया हुआ है, तो आप इसको ओन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फ़ोन पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक फंड रेज़र है जो कि बेंगलोर के योगा सेंटर को बिल्ड करने के लिए फंड रेज़र का काम कर रही है। सभी इस सेरेमनी को देखने के लिए सबसे आगे बैठना चाहते हैं, इसलिए दरवाज़ा खुलने से पहले लाइन पे सभी लगे हुए हैं, ताकि फ्रंट से फ्रंट की सीट उन्हें मिल सके। और फ्रेंड्स, फाइनली हम अंदर पहुंच गए। हमें बहुत आगे की सीट तो नहीं मिल पाई, लेकिन जितना मैक्सिमम नियरेस्ट पॉसिबल था हम बैठने की कोशिश करें, बट स्टिल हम स्टेज से काफ़ी पीछे थे। सारा दिन मौसम काफ़ी सुहावना था, लेकिन जैसे ही हम शाम को इवेंट के लिए अंदर आए, उसके बाद बारिश बहुत स्टार्ट हो गई। सद्गुरु के आने के बाद बारिश काफ़ी टाइम तक रुक गई थी, लेकिन
जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ता गया बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। ऑल्दो इंस्ट्रक्शन में हमें पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि रेन कोट वगैरह की व्यवस्था करके आएँ, पर हम अपनी लापरवाही और अपने प्रेजुडाइज की वजह से ये सब नहीं रखे। मैंने स्पिरिचुअल बुक्स में भी पढ़ा हुआ है और कुछ ज्ञानी लोगों से भी शायद सुना हुआ है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें शक्ति होती है कि वो जब चाहे जहाँ चाहे बारिश करवा सकते हैं और बारिश रोक सकते हैं, पर ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ शो ऑफ नहीं किया जाता। तो हमें ये अंदाज़ा था कि अगर मॉर्निंग से बारिश नहीं हुई है तो इस इवेंट में भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि आफ्टरनून में आसपास लगभग सारे जगहों पे बारिश हो रही थी। हम क्लियरली देख सकते थे यहाँ से पहाड़ों पे और उसके आसपास, लेकिन हमारे जगहों पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, चाहे मौसम ख़राब हो या किसी भी तरह की कैजुअलिटी हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सद्गुरु किसी इवेंट में टाइम से ना पहुँचे। ये इनका आज तक का रिकॉर्ड है कि एक भी ऐसा इवेंट, एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जहाँ वो अपने टाइम से ना पहुँचे हों। 6 बजे इवेंट स्टार्ट होना था और सद्गुरु एज यूजुअल अपने टाइम पर पहुंच गए। किसी वस्तु या स्थान में ऊर्जा को उसमें हस्तांतरित करके उसे जीवंत करने की प्रक्रिया को ही कॉन्सिक्रेशन या प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। दुनिया के लगभग सारे धर्मों और मजहबों में कॉन्सिक्रेशन किया जाता है, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो टिबेटन बुद्धिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, और चाहे सनातन हो, सब में कॉन्सिक्रेशन की एक अलग वैल्यू होती है। फ्रेंड्स, हिंदू सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा जो होती है उनमें दैवी शक्ति को किसी मूर्ति या स्थान में स्थानांतरित किया जाता है। ये सटल एनर्जी अलग अलग तरह की हो सकती है। जिस तरह से हमारे देह में 7 मुख्य चक्र होते हैं और हर चक्र की अपनी अलग विशेषता होती है, वैसे ही कॉन्सिक्रेटेड मूर्तियों या मंदिरों की उनमें जागृत की गई चक्र के हिसाब से उनकी अलग विशेषता हो सकती है। यहाँ श्रीनाग में 3 चक्रों को कॉन्सिक्रेट किया जा रहा है, जो कि मुख्यतः मूलाधार, मणिपूरक और विशुद्धि चक्र हैं। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, आपके तीनों चक्रों को एक्टिवेट करने और उनको स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लगभग 800 साल पहले इस तरह की नाग प्राण प्रतिष्ठा पृथ्वी पर हुई थी। उसके बाद से एक भी ऐसी प्रतिष्ठा नहीं हुई। कॉन्सिक्रेशन में एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ मंदिरों में बलि दी जाती है, सेक्रीफाइस करा जाता है किसी जानवर, किसी एनिमल का, सो उसके थ्रू भी उनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ऐसा माना जाता है कि उस एनर्जी को वहाँ कॉन्सिक्रेट करने के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा बहुत से पंडितों के साथ बैठ के लाखों बार मंत्रोच्चार करके भी उस मंत्र की एनर्जी को कॉन्सिक्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो यहाँ सद्गुरु कर रहे हैं, और इससे पहले भी उन्होंने कोयम्बटूर के ध्यान लिंग टेम्पल को किया हुआ है, जिसमें अपने सहयोगी के साथ अपने शरीर की एनर्जी को वो ट्रांसफर करते हैं। पारा एक ऐसा पदार्थ है जो ऊर्जा को होल्ड कर सकता है, इसलिए कॉन्सिक्रेशन में सॉलिडिफाइड मरकरी यानी ठोस पारे का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस इतना ज़्यादा रिस्की होता है कि अगर फुली कॉन्शियस ना रहा जाए तो जान को भी खतरा हो सकता है। प्रक्रिया में शामिल जो भी व्यक्ति हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बुरी तरह से अफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हम जितने भी लोग आए हुए हैं वो एज एन ऑडियंस नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा हैं। तो सद्गुरु ने पहले ही हमें मेंशन कर दिया था कि कितनी भी बारिश हो, मौसम जैसा भी हो, कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो, हमें इस जगह को छोड़ के नहीं जाना है। सो अगर हम में से कोई भी उस तरह से कमिटेड नहीं है और कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम इसका हिस्सा ना बने। Doesn't matter what you sit. If you don't have that kind of resolve, you should not get into these things. क्योंकि किसी भी तरह की इस तरह से इनडिसिप्लिन डायरेक्ट सद्गुरु को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व्ड है। इतनी तेज बारिश होने के बाद, इतनी ठंड होने के बाद भी, पूरी तरह से भीग जाने के बाद भी हमने नोटिस किया कि हज़ारों में से कोई भी इन प्रोसेस के बीच में उठकर नहीं गया। बाद में हमने भी इस चीज़ को नोटिस किया कि सद्गुरु जब कॉन्सिक्रेशन कंप्लीट कर चुके थे या उसके एंड के प्रोसेस पे थे, तब उनके शरीर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इतना भीगे हुए होने के बाद भी और इतनी ठंड होने के बाद भी वो कंटिन्यूअसली अपने शरीर पे, अपने छाती में पानी डाल रहे थे। इन अ सर्टेन पॉइंट उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो कभी भी गिर सकते हैं, और इन सब के बीच फाइनली कॉन्सिक्रेशन कंप्लीट होता है। पर कहानी का ट्विस्ट तो अभी बाकी है।
क्योंकि ये बहुत ही रिस्की प्रोसेस होता है और कुछ एक लोगों की लापरवाही या उनकी इनडिसिप्लिन सदगुरु को डायरेक्ट अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसे में सभी का जगह होना, सभी का कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी होता है। सदगुरु इनडायरेक्टली मेंशन करते हैं कि जो भी बारिश हुई है, जैसा भी आज का शाम का मौसम रहा, इट वॉज मेंट एंड इंटेंडेड टू बी दिस वे, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति का जगह होना, कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी था। अगर किसी को झपकी भी आती तो वो अफेक्ट कर सकती थी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व लोगों को। अगर मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करूं, बिना किसी चीज़ को एग्जैजरेट करे हुए, तो वो उस पर्टिकुलर डे और लगभग उसके 2 दिन तक तो काफ़ी नॉर्मल था मेरे लिए। लेकिन वापस आने के 2 दिन बाद मैंने जो रियलाइज़ किया वो था कि मेरा शरीर काफ़ी ज़्यादा डल, आइडल सा हो गया है। आई वॉज फीलिंग एज इफ समबडी हैज़ ड्रेन्ड माई एनर्जी आउट ऑफ माई बॉडी। पर सदगुरु को ऐसे देखना, इतने करीब से कॉन्सेक्रेशन का एक हिस्सा बनना एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना इफेक्ट या अफेक्ट करता है हमें, बट एज अ सीकर ना मैं ब्लाइंडली इसे सपोर्ट करता हूँ, ना मैं ब्लाइंडली इस पे डिसबिलीव करता हूँ। हमारी सीकिंग, हमारी तलाश ऐसे ही जारी रहेगी और इन चीज़ों को करीब से समझने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो क्रिया योगा है वो कंटिन्यूसली चलती रहे। हाँ, अगर कुछ सालों के बाद अगर मुझे इनसे कोई भी बेनिफिट या कुछ चेंजेस, कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं नज़र आते, तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को हमने ज़्यादा से ज़्यादा रॉ और नॉर्मल रखने की कोशिश करी है और ज़्यादा ड्रामेटिक बनाने की कोशिश नहीं करी। हम चाहते हैं कि आपको भी इसका एक्सपीरियंस इसको देखते हुए ऐसा ही मिले। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कहने से रह गई हैं, जिनके लिए काफ़ी ऑथेंटिक रिसर्च की ज़रूरत है। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया, हमारा एफर्ट पसंद आया, तो हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। मैं सुशांत लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए एपिसोड के साथ, किसी नए फूड, किसी नए शहर, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। नमस्कारम।